और अब इसका टॉपिक है उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय। ठीक है ना। देखा जाए जब महमूद गजनवी तक हम लोग आक्रमण पढ़ चुके थे। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उसके बाद कई उसके जो उत्तराधिकारी हुए थे वो भी भारत पर आक्रमण किए, ऐसी बात नहीं है आक्रमण नहीं किया, आक्रमण किए थे, लेकिन तब तक अपने भारत पर अनेक महत्वपूर्ण और मजबूत राजवंशों का स्थापना हो चुका था उत्तर भारत में। जैसे आपका अजमेर में चौहान वंश हो चुका था। तो इन जो अजमेर के जो चौहान वंश के राजा थे उन लोगों ने इन सब आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया था। ठीक है ना। जिसकी वजह से उनके अंदर अपने क्षमता को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसे। तो क्योंकि उन्होंने एक महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों को परास्त किया और उनको भेज दिया। ठीक है ना। तो महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। ठीक है ना। क्योंकि महत्वपूर्ण उत्तर भारत में कुछ मजबूत राजवंशों की स्थापना तब तक हो चुकी थी। हम लोग अभी राजपूत के बारे में लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इन राजवंशों ने वहाँ के जो व्यापारी के आने का सिलसिला चालू हुआ उनका स्वागत किया गया, व्यापार फला फूला। ठीक है ना। जब आक्रमणकारी आते हैं तो उनके साथ कई चीज़ें रास्ता खुल जाता है। ठीक है ना। तो एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ने लगा। ओके। व्यापार की वृद्धि से राज्य की समृद्धि में इजाफा होता था। उत्तर भारत के कुछ शहरों वस्तुतः पंजाब में मुसलमान व्यापारियों की बस्तियां स्थापित होना शुरू हो गई थी। ठीक है ना। इन बस्तियों के बस जाने के फलस्वरूप यहाँ बहुत से मुसलमान धर्मोपदेशकों का आगमन हुआ। ये धर्मोपदेश सूफी कहलाते थे। देखिए सूफियों का आगमन ऐसे होता था। सूफियों ने प्रेम, आस्था और कल्पना के प्रति समर्पण की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा के लक्ष्य मुख्य रूप से मुसलमान व्यापारी थे, लेकिन उससे कुछ हिंदू भी प्रभावित हुए। शुरुआत में वह वहाँ के जो मुस्लिम व्यापारी थे उन्हीं को शिक्षा दीक्षा देते थे सूफी, लेकिन बाद में यहाँ के हिंदू परंपराओं में भी वह मिले और उनको उन्होंने आत्मसात किया और हिंदू परंपरा ने भी कुछ सूफियों के चीज़ों का आत्मसात किया। ठीक है ना। तो एक नई संस्कृति और एक नया विचार उद्भव हुआ भारत देश में। ठीक है ना। तो इसी वजह से भारत के इस्लाम धर्म और भारत के सूफी संघ को और जो कंट्रीज़ हैं उनके इस्लाम और उनके विचारों से अलग देखकर रखा जाता है, उनको अलग समझा जाता है, मेरा मतलब ये है। लेकिन यह जो खुशनुमा माहौल चल रहा था ये लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है ना। और मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर एक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। क्या कहते हैं कि ईरान में तब ख्वारिज्म साम्राज्य की स्थापना हुई। एक फिर ईरान में अब ख्वारिज्म साम्राज्य आ गया और अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक गौर नामक प्रदेश उदित हुआ। ठीक है ना। और जिसे गौरी साम्राज्य कहा जाने लगा। अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी वाले इलाके में गौरी साम्राज्य आ चुका था और ईरान में ख्वारिज्म साम्राज्य आ चुका था। ठीक है ना। फिर क्या होता कि गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ गजनी के मातहत शासकों के रूप में किया था। मतलब कि गजनी साम्राज्य जो था उसी में ये लोग गौरी लोग रहते थे और वहीं से इन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन को प्रारंभ किया था। ठीक है। किंतु शीघ्र ही वे गजनवियों से पूरी तौर पर आज़ाद हो गए थे। जैसे गजनवी कमज़ोर हुए तो वो लोग आज़ाद हो गए, गौरी लोग। ठीक है ना। और सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों की शक्ति खूब वृद्धि हुई। एक सुल्तान अलाउद्दीन हुआ था गौरियों में, उसके समय गौरी साम्राज्य बहुत ही उफान पर था। ओके। अलाउद्दीन ने गजनी में अपने भाइयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए 12वीं सदी के मध्य में गजनी को हरा दिया था। ओके। इस समय जो आपका खुरासान वाला जो इलाका था, यानी कि आपका जो मिडिल एशिया वाला जो आपका इलाका था, जो प्राचीन उसे खुरासान कहते थे, खुरासान को लेने के लिए गौरी और ख्वारिज्म साम्राज्य के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई। ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस खुरासान वाले प्रदेश को ख्वारिज्म यानी कि ईरान के शासकों ने उसे विजित कर लिया और गौरियों के हाथ में खुरासान प्रदेश नहीं लगा, जिसकी वजह से अब गौरियों का सारा ध्यान अब अपने पूर्वी क्षेत्र यानी कि भारत की तरफ पड़ चुका था। ठीक है ना। तो अब भारत की तरफ ध्यान कैसे आया, इस वजह से आया क्योंकि उधर आपका जो खुरासान वाला प्रदेश था उसे ख्वारिज्म ने जीत लिया। अब इनको अपने विस्तार करने के लिए अपने पूरब क्षेत्र यानी कि भारत की तरफ इनको बढ़ना ही था। ओके। इसी समय गौरी प्रदेश के अंडर गजनी था, गजनी साम्राज्य, और उस गजनी साम्राज्य में मोहम्मद गौरी, जिसका असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है ना, वह मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता था, उसे हम लोग मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। वह गजनी साम्राज्य में बैठा था और उसी समय गौर साम्राज्य में उसका बड़ा भाई शासन करता था। तब इसी मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा तो उसने सबसे पहले 1178 ईस्वी में
राजपूताना रेगिस्तान से होकर उसने गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन माउंट आबू के निकट एक लड़ाई में गुजरात के राजा ने उसे बुरी तरह हरा दिया और वह किसी तरह जान बचाकर भागा। ठीक है ना। तब उसने समझा कि हमें सबसे पहले जो है मुजुद्दीन की समझ में आ गया कि वह अगर वह भारत को जीतना चाहता है तो उसके लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी है। फिर उसने क्या किया कि पंजाब के जितने भी गजनवी प्रदेशों को उसने जोतने का मुहिम शुरू किया। ठीक है ना। जो गजनवी प्रदेश कुछ थे अपने पंजाब के इलाके में, उसको जीता। फिर 1190 ईस्वी तक वह पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। 1190 तक उसने सियालकोट को जीत चुका था, पेशावर, लाहौर सब जीत चुका था और वह दिल्ली और गंगा के दोआब की ओर बढ़ने को तैयार था। ठीक है ना। और इसी समय अगर हम लोग भारतीय राजपूतों की बात करें तो चौहान वंश इस समय अपने चरम स्थिति पर था। चौहान वंश अपनी स्थिति और अपनी पराक्रम की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसका शासन अब दिल्ली तक हो चुका था, जिसे पहले ढिल्लिका कहा जाता था। दिल्ली का प्राचीन नाम होता था ढिल्लिका। फिर उसे जो है तोमोरों से उसने छीन लिया था। ठीक है ना, चौहान ने। और पंजाब की ओर उनकी शक्ति के विस्तार ने उन्हीं गजनवी शासकों के आमने सामने ला खड़ा किया। मैंने कहा ना कि चौहान लोग अब पंजाब की तरफ जाना शुरू कर दिए थे और पंजाब का इलाका गजनवियों के हाथ में भी आ गया था और अब अपना चौहान वंश जो था भारत का, उत्तर भारत का, अब वह भी पंजाब के बॉर्डर तक आ चुका था। ठीक है ना। तो अब दोनों में युद्ध अब अवश्य होना था। ठीक है ना। जिन दिनों मोहम्मद गौरी मुल्तान और उच्च को परमार्दित कर रहा था, उन्हीं दिनों 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा। अजमेर के सिंहासन पर आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जब सिंहासनारूढ़ किया गया था तब वो 14 साल के थे। फिर उन्होंने देश विजय का अभियान आरंभ किया और अपने संबंधियों के विरोध को शांत करके उन्होंने राजस्थान के कई छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया था। ओके। एक उनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उनकी बुंदेलखंड क्षेत्र में जो उन्होंने लड़ाई की थी, बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा वाले क्षेत्र में जब उन्होंने आक्रमण किया था तो उसमें जो है चंदेल शासक को उन्होंने परास्त कर दिया था। महोबा तब चंदेलों के आक्रमण क्षेत्र में था और चंदेलों को उन्होंने परास्त कर दिया था। और इसी महोबा में जो आक्रमण किया गया था, इसी महोबा को बचाने के लिए दो योद्धा आल्हा और उदल ने चंदेलों की तरफ से युद्ध किया था और उनको वीर गति की प्राप्ति हुई थी। तो इन्हीं आल्हा और उदल के इसी वीरता के आधार पर, इसी वीर गति प्राप्त करने पर आल्हा लोकगीत कि ये लोग नायक बन चुके थे। ओके। लेकिन पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया था। इसके बाद उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया था, पर गुजरात के राजा भीमद्वितीय ने, जो मोहम्मद गौरी को परास्त कर चुका था, उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। इस हार के बाद पृथ्वीराज के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं रह गया था और वह पंजाब और गंगा की घाटी की ओर ध्यान दे। अब उसने देखा कि अब गुजरात नहीं जीत पाए, अब वह पंजाब की तरफ जीतना चाहता था। अब होगा तराइन का लड़ाई, क्योंकि पंजाब में अब पृथ्वीराज चौहान की सेना भी तैयार थी और उधर आपकी मोहम्मद गौरी भी पंजाब को जीत चुका था। अब मोहम्मद गौरी भी अब गंगा दोआब और दिल्ली के क्षेत्र में बढ़ना चाहता था। ठीक है ना। और दिल्ली क्षेत्र में अगर जीतना चाहता था तो उसे चौहानों को हराना ही पड़ेगा और इसी वजह से तराइन की लड़ाई होना ज़रूरी हो चुकी थी। तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजित हुए। ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान से यह हुई कि उन्होंने मोहम्मद गौरी का पीछा नहीं किया और उसे जाने दिया। अगर पीछा करके उसे मार दिया गया होता तो आज भारत का मध्यकालीन इतिहास कुछ और ही होता। फिर मोहम्मद गौरी 12 महीने तक अपना डेरा डाला था रेगिस्तान में। फिर उसने लड़ाई की ताक पर था। फिर उसने अगले साल 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और उसको युद्ध में ही उसको मार दिया। मतलब कि युद्ध रणभूमि में ही उसको पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मार दिया और वीर गति को प्राप्त हो गया पृथ्वीराज चौहान। तो ये था मोहम्मद गौरी का तराइन तक का युद्ध का विश्लेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा घाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों की विजय कैसे हुई। ठीक है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।